सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर नेकेड इमॉर्टल वीडियो। और आप सभी लोगों को याद होगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने किस तरीके से जाना कि वाली फाइनली बन चुका था कमांडर। इसके बाद उससे मिल जाती है उसकी ट्रूप, यानी कि खुद की ब्लैक आर्मी। लेकिन वहां जाने के बाद कांड बिल्कुल उल्टा ही हो जाता है। स्टीवर्ट के जाने के बाद वो लोग इसकी बिल्कुल भी बातों को नहीं सुनते थे। ये जो ऑर्डर्स देता उसका कुछ भी पालन नहीं करते, इनफैक्ट इसकी इज्जत तक नहीं कर रहे थे। और तो और एक जगह जहाँ पर वाली के रहने के लिए बनाई गई थी, उस घर को भी इन लोगों ने तोड़ दिया। जिसके बाद वालिन इन चीज़ों को देख के वहाँ पे कुछ भी नहीं कहता है, वो बस आराम से बैठा हुआ था। इसके बाद वो एक जगह पे बैठ के कल्टीवेट करने लगा एंड इस दौरान भी उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसे छेड़ा। लेकिन तुम्हें पता है ना, ये कमीने होंगे लेकिन वालिन से ज़्यादा नहीं। वालिन वहाँ पे बैठ के कल्टीवेट करते हुए इन सभी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा था। वो जान रहा था कि आखिर ये जो 10,000 सोल्जर्स है वो कैसे है, कौन है एंड कौन-कौन सीमा यान के नीचे में काम करता है। एंड फाइनली एक ऐसा मोमेंट आया जब लीडर सुन नाम के कल्टीवेटर ने यहाँ पर वालिन को छेड़ दिया और वालिन ने यहाँ पे लॉस को पूरी तरीके से फॉलो करते हुए उसको वहीं पे जान से मार देता है। इनफैक्ट उसने 1000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स को यहाँ पे एक ही झटके में मार दिया। और पूरी डिटेल में आप लोग जाके इस वीडियो को पहले देख लो, तब जाके तुम्हें मज़ा आएगा कि एक्चुअली में क्या हुआ था। तो इसके बाद ही वाली ने जैसे ही उन सभी 1000 सोल्जर्स को मार दिया, तो वहाँ पे जो बाकी के 9000 सोल्जर्स थे, वो लोग बिल्कुल उसके आस-पास में उसे घेरा लगा के बैठ जाते हैं इमॉर्टल स्लेइंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए। क्योंकि सीमा यान ने ऑलरेडी वहाँ पे प्लान कर रखा था कि वो जैसे ही कोई मौका मिलेगा तो वालिन के ऊपर में ये फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेगा। लेकिन वालिन ने यहाँ पे फिर से एक लॉ फेल दिया। वालिन ने बोला 13 को एक और लॉ के बारे में बताने के लिए, जहाँ पर 13 बताता है कि अगर कोई भी कल्टीवेटर यहाँ पे रिबेलियन या फिर रिवोल्ट करने जाता है अपने कमांडर के खिलाफ, तो कमांडर के पास में पूरा हक है कि वो उसके खिलाफ एक्शंस ले, इंक्लूडिंग इन 13 सेकेंड्स। इसके साथ साथ अगर फॉर्मेशन को वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है खुद के खिलाफ में, मतलब अपने ही लोगों के खिलाफ, तो यहाँ पे इसे 30 सेकंड के अंदर में तुम लोग जो मन वो कर सकते हो। एंड वहाँ पे हु पाव ने बताया कि एक्चुअली में यहाँ पे 13 सेकंड्स बीत चुके हैं। इसके बाद उसने वहाँ पे फर्दर काउंटिंग्स को स्टार्ट कर दिया। इस मूवमेंट के दौरान वो जो सभी के सभी 9000 सोल्जर्स थे, उनकी फट के हाथ में आ गई थी, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि वालिन के पास में ये पोटेंशियल है कि आराम से इन सबको निपटा दे। सीमा यान भी वहाँ पे एकदम पहुँचने ही वाला था। एंड इस दौरान वो वहाँ पे अकेला नहीं पहुँचता, बल्कि उसके साथ में और भी वहाँ पे 2 कल्टीवेटर्स जाते हैं, जिनमें से एक स्टीवर्ट था, जो कि पहले भी हम लोगों ने देखा है। इसके साथ साथ वहाँ पे एक और ओल्ड मैन था। इस दौरान तक सब लोग समझ चुके थे कि इसकी पोटेंशियल कितनी ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ पर वालिन के ऊपर में उन लोगों ने कोई भी फॉर्मेशन को नहीं क्रिएट किया, बल्कि पीछे हट जाते हैं। इस दौरान यहाँ पे सीमा यान ने स्टीवर्ट को भड़काने का ट्राई किया था, मतलब ऑलरेडी बहला फुसला के लाया था कि यहाँ पे वालिन को देखो वो क्या कर रहा है। उसने 500 से ज़्यादा सोल्जर्स को यहाँ पे मार दिया। और ये 500 नंबर्स को सुन के तुम लोग वहाँ पे चौंको मत। एक्चुअली में वहाँ पे 1000 सोल्जर्स ने वालिन के ऊपर में हमला किया था एंड उस दौरान वालिन ने एक ही झटके में सबको मारा। ये चीज़ डिस्क्राइब मिलता है, लेकिन एग्जैक्टली नंबर्स नहीं बताया गया। एंड अभी के दौरान हमें पता चला कि उसने सिर्फ और सिर्फ 500 को ही मारा था। तुम्हारे साथ क्या, मेरे साथ भी यहाँ पे धोखा हो गया। इसी दौरान वालिन ने उस ओल्ड मैन की तरफ में देखा एंड वहाँ पे पता चलता है कि उस ओल्ड मैन के बॉडी के अंदर में कुछ सील्स क्रिएटेड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब से थे। एंड वो आदमी भी वालिन को यहाँ पे अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा था। इस दौरान मुझे लगा कि गर्मा गर्मी वाला माहौल होगा, लेकिन स्टीवर्ट और ओल्ड मैन ने यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा। वालिन ने वहाँ पे सेलेस्टियल जेट को निकाल के उन लोगों को ट्रांसफ़र किया एंड उसके अंदर में कुछ इमेजेस रिकॉर्डेड थे, मतलब ये कैमरा था, मुझे नहीं मालूम था इसके अंदर में ये कैमरा भी है। एंड उसके अंदर में जो भी इमेजेस थे, उन सभी को देखने के बाद यहाँ पर वालिन के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, बल्कि उन लोगों ने उल्टा यहाँ पे वालिन को बोला कि जो किया सही किया, जो खिलाफ जाएंगे उसे मार दो। इसके बाद ये सब लोग अपने अपने काम में लग चुके थे, यहाँ तक कि स्टीवर्ट है वो ओल्ड मैन भी जा चुका था। सीमा यान इस मोमेंट तक समझ चुका था कि वालिन जैसा दिखता है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, वो इतना ज़्यादा ब्रूटल है उसने सोचा भी नहीं था। इसी दौरान वहाँ पे सीमा यान और बाकी सभी कल्टीवेटर्स वापस जा चुके थे, मतलब वो 9000 सोल्जर्स में किसी की भी औकात नहीं की थी कि वो वालिन को कुछ भी कर दे। इसी दौरान वालिन ने वहाँ पर अपने जादुई टोने से, मतलब ज़मीन के ऊपर में हाथ लगाया, कुछ धूल मिट्टी आया, उन धूल मिट्टी की मदद से उसने यहाँ पे 2 लेवल का पगोडा बना दिया, मतलब 2 तल्ला वाला। इसके अंदर में वालिन चला जाता है कल्टीवेट करने के लिए। इसके साथ साथ वहाँ पे 13 एंड हु पाव भी चले गए थे। इसी दौरान हम लोगों को पता चलता है कि पूरे कैंप के अंदर में वहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर्स, जिन लोगों ने वालिन की असली पोटेंशियल को देख लिया था, अब वो लोग धीरे धीरे सहम गए। वालिन यहाँ पर उन लोगों से ज़्यादा मिलने नहीं जाता, उसके ऊपर में दबाव भी नहीं क्रिएट करने आता, लेकिन स्टिल वालिन ने जो किया उसे देखकर ये लोग अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि वो कौन से लेवल पर है, जिस वजह से इसके बारे में बहुत ज़्यादा ही बातचीत होती थी। एंड बिना कुछ किए वालिन ने सबके मन के अंदर में खौफ पैदा कर दिया था। हमें पता चलता है कि सीमा यान के अंडर में वो जो 10 लीडर्स थे, जिनमें से एक को वालिन ने मार दिया, वो 9 लोग भी उसके साथ में उठना बैठा बंद कर चुके हैं। सिर्फ 2 से 3 ही उसके साथ रहते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ वालिन का खौफ। इस दौरान वालिन को कल्टीवेट करते हुए यहाँ पर कुछ महीने बीत जाते हैं, मतलब वो वहाँ पे बाहर नहीं आता।
यहाँ पर वाले की स्ट्रैटेजी सिंपल सी थी। उसे अच्छी तरीके से पता था कि मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर में जो राजा होता है उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, इसलिए नहीं कि वो पावरफुल है, इसलिए कि वो सबके पास में अवेलेबल नहीं रहता। एंड स्टिल अवेलेबल नहीं होने की वजह से उसकी इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ती है। सबको पता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है एंड राजा को ये चीज़ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अपनी पावर्स का वहाँ पे नमूना दिखा दिया, इसके बाद अब बस उसके बारे में बात ही होगी। जिसके बाद वालिन एक राजा से कम नहीं है अपने कैंप के अंदर। सीन चेंज होता है, हमें पता चलता है कि इस पूरे सिटी के अंदर में यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 या फिर ऑलमोस्ट 9 कैंप्स है, जिसके अंदर में अलग अलग कमांडर्स वगैरह होंगे। तो यहाँ पर एक कैंप के अंदर में, जो कि थर्ड कैंप हम लोगों को सुनने में आता है, जहाँ पर थर्ड कमांडर एक लड़की थी, व्हाइट टॉप पहने हुई थी। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, तुम लोग को पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यस, ब्लड एंसेस्टर की बेटी याओ शीशु वहाँ की वो कमांडर थी एंड वो वहाँ पे बैठ के किसी तरीके की कल्टीवेशन को कर रही थी। उस दौरान उसने वहाँ पे एक पर्पल कलर का पिल निकाला जो कि वैक्स का बना हुआ था एंड उसके ऊपर में जैसे ही वो खून का बूंद छोड़ती है तो वो पिघल के उसके अंदर से ब्लू खून निकलता है। जिसके बाद वो जैसे ही वो उसके ब्लड के साथ में फ्यूज़ होता है तो वहाँ पे कुछ अलग टाइप की लाइटें वहाँ पे रिलीज़ होना शुरू हो जाती है और एक कुछ फॉर्मेशन वहाँ पे क्रिएट हो गया। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली में एक ब्लड सोल पील है। ब्लड सोल पील पूरे थियानोन के ऊपर में बहुत ज़्यादा रेयर है। इनफैक्ट ये किसी और के पास नहीं, सिर्फ ब्लड एंसेस्टर के पास में ही पाया जाता है एंड ये इतना रेयर इसलिए है क्योंकि ये तुम्हारी जान को एक बार मरने से बचा सकता है। याव शीशु वहाँ पर बैठ के बचे हुए ब्लड सोल्स को चेक कर रही थी। इनफैक्ट उसने वहाँ पे एक कंपास को निकाला था जिसके अंदर में कुछ रेस्ट्रिक्शंस और सील्स क्रिएटेड थे जो कि काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल सा महसूस हो रहा था। इस सिचुएशन को देख के हमें सिंपली ये चीज़ समझ आता है कि वो किसी चीज़ को करने का ट्राई कर रही है एंड वो उसके अंदर में कई बार फेल हो चुकी है। इनफैक्ट हम लोग को वहीं पर एक सीन दिखाया गया कि याव शीशु बाहर की तरफ में देखती है एंड उसे पता चलता है कि वो जो पर्पल डीमन है उसकी ऑरा यहाँ पे धीरे धीरे रिलीज हो रही है। मतलब इस चीज़ को यहाँ पे अच्छी तरीके से याव शीशु फील कर पा रही थी एंड कितने सारे कमांडर्स फील कर पा रहे थे इस बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं था। और हमें पता चलता है कि वो जिस चीज़ में फेल हो रही है, जिसमें से वो कुछ नंबर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस को तो तोड़ देती है लेकिन किसी किसी को तोड़ने में असफल हो जाती है, जिस वजह से उसे हेल्प चाहिए। इसके बाद हम लोग को वापस से सीन दिखाया जाता है हम लोगों के वालिंग का कैंप का, जहाँ पर कुछ महीने बीत चुके थे एंड इस दौरान तक वालिंग की जो औरत थी वो सब जगह फैल चुकी है। इस दौरान हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द टाइम 13 था वो बस पहरेदारी करता था, कल्टीवेट करता था, वो भी पगोडा से ज़्यादा कुछ खास बाहर नहीं आता और वालिंग एक दिन भी निकला भी नहीं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हु पाओ बहुत ज़्यादा उनके साथ में घुलना मिलना स्टार्ट कर दिया था, इंक्लूडिंग उसके अंदर में एक लीडर थी, यानी कि एक रेजिमेंट की लीडर थी जिसका नाम शू यू नजर आता है। उसके साथ में इसका लव इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया, मतलब लौंडे ने लड़की पटा लिया, वो भी आर्मी वाली। तो हु पाओ के लिए एक कमेंट तो बनता ही है, हु पाओ एक्स शू यू, या फिर तुम लोग बीच में हार्ट भी लगा सकते हो। एंड अभी भी पूरे कैंप के अंदर में वाली के रिगार्डिंग बातचीत चलती थी। असीमा यांग के साथ में जो मोस्ट ऑफ द लीडर्स का कॉन्टैक्ट था वो टूट चुका था, वही वालिन का आतंक। इसके बाद हम लोग को वापस से याओ शीशु को दिखाया जाता है एंड उसने सोचा कि मुझे किसी की तो हेल्प चाहिए, तो आखिर मैं किसकी हेल्प लूँ। इसी दौरान उसके दिमाग में आता है कि पूरे सिटी के अंदर में सिर्फ 4 ही कमांडर्स है जो कि शायद से फॉरनर्स है, या फिर सिर्फ यही 4 कमांडर्स है, जिनमें से 2 अर्ली सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर है एंड बाकी के वो जो 2 है उनमें से एक वालिन मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर है और याओ शीशु लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर। तो उसने सोचा यहाँ पे वो 2 नमूने तो उसका हेल्प नहीं कर सकते और वो सोचती है वालिन के बारे में कि वालिन ही उसकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर होने के बावजूद भी उसने जिस तरीके से डीमन जनरल के स्टाइल को पास किया, उसका वो जो डिमोनिक फॉर्म था उसे देख के वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है, लव इंटरेस्ट वाइज नहीं बल्कि उसकी पावर्स की वाइज, जिस वजह से उसने सोचा कि यहाँ पर वो वालिन से हेल्प मांगेगी। एंड इसी दौरान हम लोग को वापस से वालिन का कैंप दिखाया जाता है। पता है थोड़ा कन्फ्यूजन लेकिन इसी तरीके से हो रहा था। वालिन अपने कैंप पे बैठ के कल्टीवेट कर रहा था, तभी उसके कानों में एक आवाज़ गूंजती है एंड उसने कहा कि वालिन मुझसे मिलो 1000 किलोमीटर दूर पहाड़ों के ऊपर में, जहाँ पर बीच रात्रि में मैं तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, तुम्हारी प्रेमिका याओ शीशु। ओ, तुम्हारी प्रेमिका मैंने ऐड कर दिया है। और वालिन यहाँ पे किसी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं करता। इसी दौरान हमें पता चलता है कि वो लड़की पहुँच चुकी है 1000 किलोमीटर तो उसी पहाड़ों पर अपनी प्रेमी का इंतज़ार कर रही है और वालिन वहाँ पर नहीं जाता। ऑफ कोर्स उसने वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और वालिन वहाँ पे नहीं जाता, क्योंकि इस दौरान हमें पता चला कि जब उसके कानों में ये आवाज़ गूंजती है ना, तब वालिन वहाँ पे डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी जिसको काफ़ी तेज़ी से अब्जॉर्ब कर रहा था, क्योंकि उसे ब्रेक थ्रू करना था लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन में। और इस क्रिटिकल मोमेंट के दौरान वो कोई लड़की बुलाए बिल्कुल नहीं जाने वाला। कोई और होता तो मैं मान लेता टाइम के लिए। याओ शीशु जब देखती कि पूरी रात बीत गई, सुबह होने वाली है और वालिन अभी तक नहीं आया, तो वो बिल्कुल भड़क गई। जिसके बाद वो सीधा पहुंच जाती है वालिन के कैंप के अंदर एंड बिना कुछ सोचे समझे वो वालिन के पगोडा के अंदर भी जाने लगती है। जिस दौरान वहां पर ऑफकोर्स उसका बॉडीगार्ड हम लोग का 13 रोकने का ट्राई किया, लेकिन याओ शीशु की पावर्स थोड़ी सी ज़्यादा है, जिस वजह से उसने वहाँ पर हानि नहीं पहुँचा, लेकिन उसे फ्रोज कर दिया एक क्लोक के अंदर में लपेट के। जिसके बाद वो काफ़ी तेज़ी से उसके अंदर में एंटर करती है एंड पहुँच जाती है वालिन के रूम के पास।
ऐसा मत सोचना कि बीच में कोई स्टीमन सोल्जर्स नहीं आए, सब वो लोग देखे थे और वो लोग हमला करने का ट्राई भी कर रहे थे, लेकिन याओ शीशु के सामने कौन ही टिकेगा। थर्ड कमांडर याओ बोल के बहुत बार रोका, लेकिन वो रुका नहीं। इसके बाद थर्ड कमांडर याओ पहुंच चुकी थी वालिन के गेट के पास में, एंड उसके अंदर में एंटर करती वो पूछती है कि आखिर तुम मेरे बुलाने पर आए क्यों नहीं। तो वालिन बोलता है मैं क्यों आऊँ। एक बात बताना, मतलब मुझे पता है ये लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन वाली ने बिल्कुल सही बोला, मैं क्यों आऊँ, मेरा क्या मतलब है यहाँ पर। तो यहाँ पर वो उसके साथ में बहुत ज़्यादा उन दोनों की बहस होती है। अगर मैं बहस बताने बैठा तो वीडियो उसके अंदर ही आधे घंटे की बन जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर यार शीशु ने बताया कि मतलब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, अपने घमंड को साइड में रखते हुए। पता है ना, ब्लड डीमन एंसेस्टर की बेटी है, ऑफकोर्स पावर ज़्यादा है, इससे ज़्यादा पावरफुल है, रेपुटेशन वगैरह मतलब प्लानट पे ज़्यादा है। जिस वजह से उसने अपने घमंड को साइड में रख के वालिन को बोला कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ने में। तो यहाँ पर वालिन बोलता है आखिर मैं क्यों हेल्प करूँ। भाई सिग्मा बन रहा है पता है मुझे, लेकिन क्या ही करे। तो यहाँ पर उस लड़की ने बताया कि इसके बदले में तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगी। जिसमें जान की बात नहीं चल रही थी, उसने यहाँ पे ऑफर किया कि वो काफ़ी भारी मात्रा में सेलेस्टियल जेट्स देगी, और उसने ये भी बोला कि मुझे पता है कि तुम एक ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर हो जहाँ पर तुम्हें भारी मात्रा में सेलेस्टियल जेट्स की ज़रूरत है, और मैं तुम्हें उतना ज़्यादा प्रोवाइड कर सकती हूँ कि तुम आराम से लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाओ, इंक्लूडिंग अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एसिडेंट लेवल तक की सेलेस्टियल जेट्स को दे सकती हूँ। इस चीज़ को सुनकर वालिन को अब इंटरेस्ट आने लगता है इसकी बातों के अंदर में। और तुम्हें पता है वालिन कुछ भी बोलने से पहले एक टाइम के लिए सोचता है। वालिन यहाँ पे कैलकुलेट करता है कि आखिर उसके पास में कितने सेलेस्टियल जेट्स है। एक्चुअली में वालिन के पास में इतनी ही सेलेस्टियल जेट है कि वो उसकी मदद से लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंच जाए, लेकिन 500 सालों तक उसे इसके अंदर में सर्वाइव करना है, एंड वो सभी को अगर इस्तेमाल कर देगा तो वो अपने सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज को काफ़ी जल्दी रिकवर नहीं कर पाएगा, जिस वजह से उसे प्रॉब्लम्स होगी। एंड यही वो कारण था कि वो यहाँ पर आराम से बैठ के इतने सालों से डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज को ऑब्जॉर्व कर रहा है। एंड इस तरीके से वाणी को सालों लग जाता है लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे वाणी को इससे डिसएडवांटेज नहीं हो रहा, बल्कि एक्चुअली में वहाँ पर याओ शीशु भी एक ऐसे मोमेंट पर है कि वो आसानी से अगर रेसोनेंट लेवल के अंदर में ब्रेक थ्रू कर दी तो उसके बाद वो सभी सील्स को तोड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक है कि एसिडेंट लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए उसके पास में इनफ सेलेस्टियल जेट्स तो है, लेकिन उसके अंदर में एक हेवेंस का ट्रायल होता है जिसके अंदर में कितना भी टाइम तुम्हें लग सकता है। काफ़ी कम टाइम में भी कोई लोग इसे पार कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा समय तक उन्हें इसके अंदर में बैठना भी पड़ जाता है। एंड ये कल्टीवेटर की इंटेलिजेंस के ऊपर में डिपेंड नहीं करता, किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितनी देर के लिए उसके अंदर फंस गए। जिस वजह से याओ शीशु बिल्कुल भी एसिडेंट लेवल के अंदर में ब्रेक थ्रू करने के लिए वेट नहीं कर पा रही थी। एंड यही कारण था कि वो यहाँ पर वालिंग के सामने में झोली फैलाते हुए आ गई कि बर्दे झोली मेरी छोड़ो। और पता है इसके बाद वालिंग क्या रिप्लाई करता है, बस तुम लोग ध्यान से सुनना। वालिंग यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ चुका था कि अगर याओ शीशु इतना बड़ा ऑफर दे रही है तो ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ खोट होगा, मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। जिस वजह से यहाँ पे वालिन ने बोला कि मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। जिसके बाद याओ शीशु ने बोला कि कितना टाइम चाहिए, मतलब थोड़ा टाइम तो थोड़ा ही ना होता है। तो यहाँ पर वालिन ने बोला एटलीस्ट 4 महीने। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे याओ शीशु पगला आती है, उसने बोला कि 4 महीने में तो मैं एसिडेंट में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगी, एंड इस वजह से वालिन मुझे अटका रहा है। जिसके बाद वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है इतना ज़्यादा समय। जिसके बाद वाली कहता है अगर तुम्हें मानना है तो मानो, वरना यहाँ से चली जाओ। मतलब एक तरीके से ऐसा ऑफर जो कि वाली को आगे की तरफ झुकने पर मजबूर कर दे। वाली इतना ज़्यादा रूड था कि उसने याओ शीशु को ठुकरा दिया फिर से। जिसके बाद याओ शीशु गुस्से में उस रूम को छोड़ के जा ही रही थी, तभी सडनली उसने कहा कि अगर इतने से तुम्हारा मन नहीं भरता तो ये लो, इसे भी ले लो। एंड इस दौरान उसने उसी वैक्स पिल को निकाल के दिया वालिन को। इंक्लूडिंग इतने से बात खत्म नहीं होती, उसने यहाँ पर यह भी कहा कि अगर इतने से नहीं होगा तो तुम ये टोकन ले लो, क्योंकि मेरे फादर के पास में एक ऐसा केव है जिसके अंदर में भरपूर मात्रा में सेलेस्टियल जेट्स है, तुम्हें जितनी चाहिए वहां से तुम उतनी निकाल सकते हो इस टोकन की मदद से। वालिन उन दोनों को पकड़ भी लेता है, बेशरम कहीं का। और तुमको लगता है कि वालिन इतने से मान जाने वाला है तो बिल्कुल नहीं, उसने फिर भी कहा कि मुझे 3 महीने का टाइम चाहिए। लेकिन जैसे तैसे करके यहाँ पे याओ शीशु ने उसे फाइनली कन्विंस कर दिया कि 3 दिनों बाद हम लोग मिलेंगे उसी माउंटेन के पास में जहाँ पर तुम आ जाना, हम लोग वहाँ पर जाके जो भी करना वो करने वाले हैं। गलत मत सोचो, लेकिन जो भी रेस्ट्रिक्शन तोड़ने वो करने वाले हैं। क्या बोल रहा हूँ, सील्स रेस्ट्रिक्शन तोड़ने की बात लड़की के साथ। याओ शीशु ने बताया कि ये जो पिल है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जिसके बाद उसने इसके सारे के सारे बेनिफिट्स वालिन को बता दिए कि ये किस तरीके से उसके लिए मर सकता है। मतलब अगर वालिन वहाँ पे मरने वाला होगा तो वो उसकी जान को एक टाइम के लिए बचा पाएगा। जिस वजह से यहाँ पर वालिन इस चीज़ में थोड़ा सा सोच में पड़ी गया। याओ शीशु इन चीज़ों को देख के वहाँ से चली जाती है। एंड वालिन अभी भी सोच रहा था कि अगर ये पिल इतना ज़्यादा काम का है तो आखिर वो मुझे इतनी आसानी से क्यों दे देगी। याओ शीशु एक्चुअली में वाली को यहाँ पे वो जो पिल लेती है वो असली नहीं था बल्कि नकली था। इस बारे में वाली को अभी भी नहीं पता, लेकिन याओ शीशु इस बारे में कंफर्म थी, क्योंकि पूरे प्लैनेट त्यानियों के ऊपर में कोई भी सोल ब्लड पिल को नहीं पहचान सकता कि वो रियल है या फिर फेक, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के, जिनमें से एक याओ शीशु खुद थी एंड दूसरा ऑफकोर्स इसका बाप था। जिस वजह से यहाँ पर याओ शीशु अच्छी तरीके से जानती थी कि वालिन भी नहीं पहचान पाएगा। जिसके बाद वो आराम से इसे ये दे देती है। इसी दौरान वालिन को
शक होता है एंड उसने यहाँ पे निकाला एक ऑर्डिनरी सा सोल फ्लैग, जिसके अंदर से उसने एक सोल को निकाला एंड तुम्हें याद होगा कि ये कौन सा सोल होने वाला है। ऑफ कोर्स प्लैनेटेरियम का साओ येदू को निकालने के बाद उसने वालिन ने पूछा कि आखिर ये जो ब्लड सोल पिल है इसके बारे में क्या तुम्हें कुछ पता है। तो वहाँ पर वो काफ़ी देर तक इस पिल को देखता है, जिसके बाद उसने यहाँ पर वालिन से बोला कि अपने हाथ को कट के इसके ऊपर में थोड़ा सा आप अपना मतलब ब्लड छिड़क दीजिए। जिसके बाद वालिन ने सेम वैसा ही किया, जिसके बाद वो जो वैक्स कोटिंग थी वो ऊपर से हट जाती है, उसके अंदर से वो पर्पल ब्लड बाहर की तरफ आने लगा एंड इसके अंदर से काफ़ी तेज़ लाइट भी वहाँ पे एमिट हो रही थी। जिसके बाद साओ येदू ने यहाँ पर बताया कि एक्चुअली में ये जो पिल है वो ब्लड सोल पिल है एंड ये रियल है, बिल्कुल भी फेक नहीं है। एंड इस चीज़ को सुनकर वालिन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता कि ये रियल है या फिर फेक। तो यहाँ पर साओ येदू ने बताया कि ऑलमोस्ट प्लान के आने के ऊपर में मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है कि ब्लड सोल पिल की रियलिटी या फिर फेक को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, और मैं उन्हीं में से एक हूँ जिस वजह से मुझे इस बारे में काफ़ी चीज़ें मालूम है। इसके बाद यहाँ पे वालिन उसको बोलता है कि ज़रूर तुम्हारे पास में अगर इतनी ज़्यादा नॉलेज है तो तुम जब जिंदा होगे तब तुम अपने सेट के ऊपर में काफ़ी हायर पोजीशन पे होगे। लेकिन इस चीज़ को यहाँ पर साओ येदू सुनता नहीं है, मतलब वो शायद से किसी और ख्यालों में डूबा हुआ था। इसके बाद यहाँ पे वालिन ने उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला कि तुम एक बार नहीं सुने तो दोबारा बोलने वाला बची हुआ। इसके बाद साओ येदू को वो वापस से अपने सोल फ्लैग के अंदर रख देता है। जिसके बाद वालिन वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के और भी ज़्यादा उस चीज़ को इंस्पेक्ट कर रहा था एंड तभी उसे ध्यान में आता है कि ऑलमोस्ट सभी लोग प्लैनेट यानों पे इस चीज़ को जान सकते हैं। साओ येदू ने उसे अंदर जाने से पहले बताया था कि ये जो ब्लड एंसेस्टर है इसी को सिर्फ पता है कि ब्लड सोल पिल को कैसे डिफाइन करते हैं। इनफैक्ट ये टॉप 3 कल्टिवेटर्स में आता है पूरे प्लैनेट त्यानियम के ऊपर में, ऑल सीर और लिंग त्यान के बाद। तो इसकी वजह से इस ब्लड सोल की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है एंड मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटर्स को इस बारे में पता भी रहता है। लेकिन वाली को एक चीज़ यहाँ पे शक होता है कि अगर ये इतना ज़्यादा पावरफुल है तो अगर इसके पास में इतना ज़्यादा रेयर इंग्रेडिएंट है तो इस बारे में वो सबको क्यों बताएगा। मतलब जो भी लोगों को पता है कि प्लैनेट यानियन के ऊपर में ब्लड सोल पिल रियलिटी में फेक में कैसा होता है, वो सभी की सभी गलत इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि ब्लड एंसेस्टर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कल्टिवेटर्स है एंड वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके पास में जो भी रेयर चीज़ें हैं उसके बारे में सबको पता हो, जिस वजह से उन्होंने फेक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फैला रखी होगी। इसके बाद वालिन समझ गया कि ये पिल बिल्कुल फेक है, लेकिन टोकन अभी भी असली था। जिसके बाद वालिन ने बोला कि याओ शीशु तुम मुझे यहाँ पे फंसाने का ट्राई कर रही हो तो ज़रूर इस बारे में तैयार रहना, क्योंकि मुझसे कमीना कोई नहीं है। क्योंकि तुम्हें एक चीज़ पता होगा कि कई सारे कल्टिवेटर्स कई 100 सालों से हज़ारों से कल्टिवेट करते हैं और यहाँ पर याओ शीशु और जो वालिन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन याओ शीशु के जो देखने का नज़रिया है बाकी कल्टिवेटर्स को वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो सकता है एक हद तक। लेकिन वालिन जिन चीज़ों को वो फेस करते हुए यहाँ पर पहुँचा है ना, उसके पास में वो जो एक्सपीरियंस है वो उन ओल्ड मॉन्स्टर्स के बराबर हो चुकी है। मतलब वो जो ओल्ड मॉन्स्टर जिस चीज़ों को जिस नज़र से देखते हैं वालिन उतना ही ज़्यादा गहरी नज़रों से देखता है, जो कि वालिन के उम्र के कल्टिवेटर्स बिल्कुल भी नहीं ऑब्जर्व कर पाते। यही कारण था कि वालिन यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ पाया कि यहाँ पे याओ शीशु उसको फंसा रही है। इसके बाद ये 3 दिन बीत चुके थे एंड ऑफ कोर्स हज़ारों किलोमीटर दूर से पहाड़ों के ऊपर में वो महिला बैठ के यहाँ पे वालिन का इंतजार कर रही थी एंड ऑलमोस्ट टाइम होने ही वाला था, वालिन आया नहीं था और उसे लगता है कि शायद से फिर से धोखा मिल गया। लेकिन सडनली वहाँ पे वालिन पहुँच जाता है। इस दौरान वालिन उस जगह को देख के थोड़ा सा चौंका, क्योंकि इसके अंदर में कुछ भी एबनॉर्मलिटीज उसे नजर नहीं आ रही थी। एंड इस दौरान वहाँ पे वो सोचता है कि जब मैंने पिछली बार याओ शीशु से पूछा कि आखिर मुझे कौन सी जगह पर जाना है तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया एंड उसने बोला कि वो कुछ ऐसी जगह है जिस बारे में मैं कभी भी किसी को नहीं बताना चाहूँगी। जिस वजह से उसने बोला कि जब तक तुम मानोगे नहीं तब तक मैं उस जगह के लोकेशन नहीं बताने वाले। एंड वालिन फाइनली जब इस जगह पे पहुंचता तो वो देखता बिल्कुल सिंपल सी जगह है, कुछ भी खास नहीं यहाँ पर। तभी यहाँ पर याओ शीशु ने वहाँ पे तकरीबन 8 से 9 स्टैचूज़ को निकाला जो कि ब्लड कलर का बना हुआ था एंड उन सभी स्टैचूज़ के अंदर से कुछ अलग टाइप की वहाँ पे ऑरा रिलीज होने लगती है। और उसी दौरान यहाँ पे याओ शीशु ने कुछ मंत्र फूंक दिया, मे बी शायद से ये जादू टोना टोटका वगैरह करती है। जिसके बाद उसके अंदर से काफ़ी तेज़ी से ऑराज वहाँ पर रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, जो कि उन लोगों के आसपास में तकरीबन 100 फीट के अंदर वहाँ पर एक बड़ा सा फॉर्मेशन को क्रिएट कर देती है, जिसके अंदर में नॉर्मली कोई भी कल्टिवेटर नहीं झाँक पाएगा, उसे पता तक नहीं चलेगा। वालिन यहाँ पर अपने डिवाइन सेंस को फैलाकर वो खुद को स्पॉट करने का ट्राई करता है, तो वालिन लिटरली खुद के डिवाइन सेंस से खुद को स्पॉट नहीं कर पा रहा था कि वो कौन से लोकेशन पर है। मतलब ये जो फॉर्मेशन था वो एक्चुअली में नॉर्मल नहीं था। जिसके बाद यहाँ पे उसने याओ शीशु से इस बारे में पूछा तो याओ शीशु से बताती है कि एक्चुअली में जो फॉर्मेशन है उसे इसके फादर यानी कि ब्लड एंसेस्टर ने बनाया एंड इसके अंदर में कोई भी नॉर्मल कल्टिवेटर तो बिल्कुल ही नहीं जा सकता अनटिल अनलेस उसकी कल्टिवेशन डीमन जनरल के बराबर हो। एंड इस रेस्ट्रिक्शन को देख के वालिन अच्छी तरीके से समझ जाता है कि याओ शीशु के लिए ये जो जगह है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। इसके बाद यहाँ पे याओ शीशु ने एक गोल्डन कंपास को निकाला, जिसके अंदर में फिर से उसने अपना एक बूंद खून डाला और वहाँ पे कुछ चेंजेस वो करती है, जिसके बाद उसके अंदर से काफ़ी तेज़ वहाँ पे ब्लड कलर की लाइट रिलीज होना शुरू हो गई
एंड उसके अंदर में वहाँ पे याओशीशु एंटर करने वाली थी। लेकिन इसके अंदर एंटर करने से पहले याओशीशु ने बोला कि जैसे ये लाइट्स अपीयर हो इसके अंदर में हम लोग जैसे ही एंटर करेंगे तो मुझे काफ़ी पास से मतलब करीब से तुम फॉलो करते रहना ताकि हम लोग अलग ना हो जाए। जिसके बाद वालिन इन बातों को सुन के बस सर हिलाता है। सो इसी के साथ ये सर हिलाता रहेगा, पैर हिलाता रहेगा, जो भी हिलाता रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस लाइक बटन को हिला दो क्योंकि लास्ट 2 वीडियोस के अंदर में तुम लोग बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे। और तो एक खुशखबरी है, हम लोग ओवर द डिवालेंस के शायद से कल एक एपिसोड को रिलीज़ करने का ट्राई कर रहे हैं जो कि ड्यूरेशन में कम होगी, लेकिन लेटर ऑन उसके ऊपर में रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम लोग ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं अप टू 30 मिनट्स के आसपास। तो मिलता है आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।